हेलो गाइज, मैं श्रवण कुमार गुप्ता आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर से हमने पाठ को स्टार्ट करते हैं, प्राचीन भारत के नए पाठ को, जिसमें होगा चीनी लेखक से प्रागैतिक इतिहास काल तक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे टॉपिक बाई टॉपिक करके इस वीडियो में हम क्लियर कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस पूरे पार्ट में हम संपूर्ण जितने भी इतिहास हैं तीनों पार्ट को, सभी पार्ट को पार्ट बाई पार्ट करके इसमें पढ़ेंगे और साथ में पूरे ऑब्जेक्टिव लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर कर लेंगे ताकि हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि हमेशा नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं प्रागैतिक इतिहास काल। प्रागैतिक इतिहास काल उस काल को कहा जाता है, उस काल को कहा जाता है जब मनुष्य अस्तित्व में था, लेकिन उस समय जो लिखने पढ़ने का कोई भी वस्तु मौजूद नहीं थी और उस समय कोई आविष्कारक भी इसका कोई नहीं था। उस काल में लिखित और कोई कार्य करने के लिए जो भी वहाँ मानव थे वो पत्थर का प्रयोग करते थे, पत्थर का कुल्हाड़ी बना करके और पत्थर से अपना कुछ काम खुदाई उदाई का काम कर किया करते थे। ठीक है, इस सारे बातों को हम इस वीडियो में पूरे तरह से डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम जो चीनी लेखक भी थे और अरबी लेखक और अन्य लेखक भी जो भारत में आए थे, सारे लेखकों को हम पार्ट बाई पार्ट करके हम अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिक इतिहास काल में। ऐतिहासिक काल के उस काल को जिस काल में लेखन काल के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेखन लिखने और पढ़ने के लिए कोई भी वस्तु उस समय मौजूद नहीं थी और ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इसी धरती पर आज से लगभग 30 से 40 वर्ष हजार वर्ष पहले ही हुआ था। इसमें है पूर्व पाषाण काल में मानव की जीवन का मुख्य जो आविष्कार माना जाता है वो आग का आविष्कार माना जाता है और पूरा पाषाण काल में पहिए मनुष्य के अस्थायी निवास की प्रवृत्ति एवं नव पाषाण काल में जो पालतू जानवर थे, पालतू थे, उसके लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार जो था वो था कुल्हाड़ी। ठीक है, कृषि का आविष्कारक जो हुआ था, कृषि संबंधी जो जितने भी कृषि संबंधी थे, कुदाल उदाल सब, कुल्हाड़ी, इस सब का जो आविष्कार हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था। जो प्रागैतिक इतिहास काल में अन्य उत्पाद तथा स्थल मेहरगढ़ के पश्चिम यानी बलूचिस्तान में अवस्थित था। बलूचिस्तान अभी कहाँ है? वो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, में अवस्थित था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? गेहूँ और बाद में जौ थी। ठीक है, ये बार बार एग्जाम पूछा था कि सबसे पहले जो अपनाई गई थी फसल कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और बाद में जो अपनाया गया था वो था जौ। ठीक है, कृषि का प्रथम उपकरण मेहरगढ़ से कहाँ पर से प्राप्त हुआ? और कृषि का जो जो प्रथम उदाहरण पड़ा था वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कोहिलुआ समय चावल के प्राचीन साक्ष्य से मिलता है। जो कोहिलुआ है वो उसमें चावल के साक्ष्य से प्रमाण मिलता है। ठीक है, और पलौरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल की संस्कृति की खोज की गई थी। पूरा पाषाण काल में उसकी जो संस्कृति थी, सभ्यता, जिस कल्चर थी, उसका खोज वहीं से पूरा पाषाण की जाती है। और भारत में पूर्व स्तर युग की अधिकांश औजार अस्कटनीय पत्थर के बने थे। आपसे पहले ही बताया था कि उस टाइम में जितने भी प्रौद्योगिकी इतिहास काल में थे, सारे औजार और जितने भी कुदाल उदाल वगैरह थे, पत्थर काटने वाले, सभी के औजार पत्थर से ही बनाए जाते थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, सिंध भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, और असम का श्वेती गिनौ जो भारत के में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भी कपी है। कॉपी कहा जाता है। एक गिबन एक कॉपी यानी बंदर है जो हम कहाँ पाए जाते हैं? ये असम के क्षेत्र में हमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डुमराव यानी डुमराव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। ठीक है, उसका संबंध सर्वे सांस्कृतिक से है। भारत का शिवालिक पहाड़ी जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। शिवालिक का पर्वत कहाँ है? ये हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय का जो क्षेत्र पाया जाता है, सबसे निचली जो स्तर है वही शिवालिक माना जाता है। ये हिमालय का पार्ट है। सबसे ऊपर पार्ट हिमालय होता है, एक होता है मध्य हिमालय, एक होता है शिवालिक पर्वत। ठीक है,
जो बिहार के पश्चिमी चंपारण होते हुए और नेपाल से भी सटे ये असम तक ही पहुंचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जो मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण पत्र जो नर्मदा घाटी से मिला, कहाँ से मिला था? नर्मदा घाटी से सबसे मिला था। उस टाइम जब प्रौद्योगिकी इतिहास काल थे, उस टाइम में कुछ सांस्कृतिक जो चीज़ बर्तन मिली थी, संस्कृति थी, जैसे मालवा था, बुर्जहोम था, उसको क्या कहा जाता है? उससे घुसर। ठीक है, और पश्चिमी नवपाषाण को भूरा लाल। ठीक है, ऐसे ही कुछ करके प्रश्न है। सारे पार्ट को मैं क्लियर कर दिया हूँ, सो आप लोग इस पूरे पार्ट को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कुछ और देख लेते हैं। 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइकर के वैदिक काल से मित्र, वरुण एवं इंद्र और नासते अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं, जिसमें पुरातात्विक संभेद का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलती है, जो अपने हेरिटेज है, पुरातत्व स्थल है, उसका साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ मिलती है। इस सारे बातों को हम इस थोड़ा सा एक पार्ट है, उस पार्ट में हम क्लियर कर लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित करने का प्रमाण यमनदूत होलियोड्स के वेंसर विदेशिया गरुड़ स्तंभ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, विदेशिया कहाँ? गरुड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक बात और, जो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो कहाँ से किया था? हाथी गुफा है, हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बात और, जो सर्वप्रथम दुर्बक्षी का जानकारी देने वाले अभिलेख थे वो कहते हैं सोहगौर अभिलेख। अभिलेख पहले चलते थे, अभिलेख जो सर्वप्रथम भारत में होने वाला हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। और सती प्रथा का जो पहला स्थित लिखित साक्ष्य प्रमाण एरन अभिलेख जो किसके शासनकाल में? शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। और सती प्रथा का पहला जो रेशम बुनकर की जो श्रेणी में की जानकारी मत्सर अभिलेख से प्राप्त होता है। इन सारे जितने भी अभिलेख प्राप्त होते हैं, इन अभिलेखों को पढ़ने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है? एपिग्राफी का प्रयोग हम इन अभिलेखों को पढ़ने के लिए, पहले भी जितने और मतलब चंद्रगुप्त हुआ, सिकंदर, सभी एक अपना ही एक भाषा चलाते थे, उसको हम अभिलेख के नाम से जानते हैं। और उसको पढ़ने के लिए एपिग्राफी का प्रयोग किया जाता था ताकि उसको आसानी से पढ़ा जा सके और समझा भी जा सके। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं जो अरबी लेखक थे उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। और जो अन्य लेखक भी आए थे भारत में, सभी को हम पार्ट बाई पार्ट करके इस वीडियो में हम पूरी तरह चर्चा कर लेंगे। अलब्रूनी नामक एक लेखक आया था, जो आया था, ठीक है, अलब्रूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कब आया था? गजनवी के साथ आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति का होता है किताबुल हिंद, यानी तहकीक ए हिंद भारत की खोज नामक एक पुस्तक लिखी थी। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहारों के खगोल विज्ञान और क्रीमीय रीति रिवाजों को तथा प्रथाओं को, सामाजिक जीवन और जितने भी भार माप तौल थे सभी को, विविध ज्ञान और कानूनी मापतंत्र विज्ञान आदि सभी की जानकारी इसी बुक से मिलती है। किस बुक से? किताबुल हिंद यानी भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी किसके साथ? वो अलब्रूनी के द्वारा लिखी गई थी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। ठीक है, और नेक्स्ट में हम जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरे तरह से महमूद गजनवी के बारे में हमें पूरी तरह पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके हम दोबारा देखते हैं इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी जो भाषा के लिखा गया था, इसका यात्रा वृत्तांत जिसको रिहाला कहा जाता है, वो 14वीं शताब्दी में भारत के उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत प्रचुर एवं रोचक जानकारियाँ देता था। ठीक है, और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अन्य जो लेखक थे उसके बारे में कुछ हम डिस्कस लेते हैं। जैसे थे तारानाथ, यह तिब्बती लेखक थे। कहाँ के लेखक थे? यह तिब्बती लेखक थे जिसने कयूर तथा तयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और मार्को पोलो जी थे, वो थे, यह 13वीं शताब्दी के अंत में जो पांडे देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, यात्रा पर आए थे। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ठीक है, चलिए प्रौद्योगिक इतिहास और जितने भी लेखक थे सारे
चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमेशा नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके बाय, जय हिंद। लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना वॉलंटियर के तौर पर आप लोग भी एक प्रकार की कोरोना वॉरियर है, आप लोग सुरक्षा अपने आप को खुद से रख सकते हैं। ओके बाय, जय हिंद।